हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं एम लक्ष्मीकांत का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जो भाग 1 का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसका पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आज हम इसे शुरू करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वे बैकग्राउंड है जिसे कंपनी किस तरह आई, अंग्रेज़ों ने हमारे पे किस तरह शासन किया, कौन कौन सी उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट बनाए, किस तरह से वे काम करते थे, उसे अंग्रेजी शासन कहा जाता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में 1773 से लेके 1947 तक के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जिसे मिडिवल हिस्ट्री कहते हैं। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में आए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे और वे भारत में व्यापार करने आए थे और उन्हें प्रथम चार्टर में उन्हें व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था। वे सिर्फ व्यापार करने की नीति से ही आए थे। 1765 में उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अपने अधिकार, रिवेन्यू और अधिकार जमाने शुरू कर दिए। इसके तहत उन्होंने क्षेत्रीय शक्ति बनाने के भी प्रारंभ कर दिया। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ताज ने भारत में शासन का उत्तरदायित्व बना लिया, अपने हाथों में ले लिया। सिपाही विद्रोह क्या था, यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सिपाही विद्रोह क्यों हुआ, किस वजह से सिपाही विद्रोह हुआ? फिर ब्रिटिश ने ये क्राउन के अंडर चला गया, अपने हाथों में ले लिया। ये शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के तक अनावरत रूप से जारी रहा। उसके बाद कितने ही स्वतंत्रता संग्राम हुए, कितनी ही लड़ाइयाँ लड़ी गई। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र हो गया, अंग्रेजों से छूट मिल गई। स्वतंत्रता मिलने के बाद साथ ही में भारत को एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। 1934 में एम.एन. रॉय भारत के साम्यवादी आंदोलन के प्रणेता दिया के सुझाव में अमल के लाने के उद्देश्य 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया जाए। यूपीएससी में ये सवाल आ जाता है, कहने लगा संविधान लाने का सुझाव किसने दिया था? तो किसने दिया था? ये दिया था एम.एन. रॉय ने। कब दिया था? 1934 में। और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। सुझाव दिया था 1934 को और अस्तित्व में कब आया? 26 जनवरी 1950 को। संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई हैं। संविधान जो है हमारा बहुत ही अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देश से चुन के थोड़ा थोड़ा चीज़ें जो उनकी खास बातें थी, वो उनकी हमारे देश को ज़रूरत थी, वो उनके हम संविधान से लेकर आए हैं, अपने संविधान में हमारे हैं। जिस तरह के इसमें लिखा हुआ है, राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई है। ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विविध रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इन घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा निम्नानुसार है। सबसे पहले वो 1773 में कंपनी का शासन हुआ। कंपनी का शासन कैसा होता था? एक कंपनी आई थी व्यापारिक के रूप में, जिसने हमारे हिंदुस्तान पे व्यापार करने की नीति से आई और उसने हमारे हिंदुस्तान पर राज किया। वो सोचती थी, कहने लगी हम व्यापारिक रूप से, क्योंकि हमारे यहाँ इतना व्यापार था नहीं, हमारे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता। आसपास के एशिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी देश पे पैसा था तो वो हिंदुस्तान पे था। सबसे पहले एक उन्होंने कंपनी रखी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1600 ईस्वी में आई थी। सबसे पहले मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो उसी के नाम पे रखा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी किसने भेजी थी? महारानी एलिजाबेथ ने। ठीक, कंफर्म। अब आगे बढ़ते हैं। 1773 1793 रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? इस अधिनियम के अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी ने प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली।
इसके बाद कंपनी ने ये सबसे पहला कदम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। इसके बाद कंपनी ने प्रशासनिक और राजनीतिक, प्रशासनिक क्या होती है, कानून बनाना, राजनीतिक क्या होती है, जिस तरह किसी भी काम को कार्य करने की परमिशन मिलना, उन्हें मान्यता मिल चुकी थी। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। केंद्रीय प्रशासन क्या है, सेंट्रल, जिस तरह के आज हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक तो सेंट्रल होती है और एक स्टेट होती है। स्टेट कैसी होती है, एक तो सेंट्रल के होते हैं प्राइम मिनिस्टर और स्टेट के होते हैं चीफ मिनिस्टर। तो इसलिए दो तरह की सरकार होती है, एक होती है सेंट्रल, दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट। इसके द्वारा भारत ने केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई। इस अधिनियम की विशेषताएं क्या थी, इस अधिनियम की विशेषताएं थी, जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया था और उसमें 4 कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। सबसे पहले गवर्नर कौन थे, लॉर्ड वेरिन हेस्टिंग। ये है लॉर्ड वेरिन हेस्टिंग। ये कौन थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 1772 से लेकर 1785 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। सबसे पहले सवाल आ जाता है हमारी यूपीएससी में, सबसे पहला सवाल आपसे सीधा नहीं पूछा जाएगा, कहना फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, ये कभी नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कहना फर्स्ट गवर्नर जनरल का टाइम टेबल क्या था 1772 से लेकर 1785 तक, ये आपको याद रखना है। और ये बंगाल ऑफ गवर्नर जनरल के पहले हैं। दूसरा क्या था, इसमें मद्रास और मुंबई के गवर्नर बंगाल गवर्नर जनरल अधीन हो गए। बंगाल और मुंबई ये अलग स्टेट थे, पर ये किसके अधीन हो गए थे, बंगाल गवर्नर और जनरल के। ये उसके नीचे आ गए थे पोर्ट में, जिससे 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद थी ना, जो 4 सदस्यों की कार्यकारी ये थी, अब इसके अंडर आ गए थे। कौन कौन से, एक तो मद्रास के, एक मुंबई के, ये किसके आ गए थे अंडर, बंगाल गवर्नर के। जबकि पहले प्रेसिडेंसी एक गवर्नर एक दूसरे से अलग होते थे, जो मैंने कहा ना पहले गवर्नर सब अलग होते थे, जैसे स्टेट के चीफ मिनिस्टर है अब अलग है ना, इस तरह पहले अलग होते थे, पर ये चार्टर एक्ट के तहत उसके अंडर आ गए। इसके अधिनियम के अंदर ही 1774 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। उच्च न्यायालय कौन सा होता है, उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, 1774 में। पहले न्यायाधीश कितने थे इसमें, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आज कितने न्यायाधीश हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में, कितने न्यायाधीश हैं और कितने अन्य न्यायाधीश हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। चौथा पॉइंट क्या है, इसके तहत कंपनी ने निजी व्यापार करना और भारतीय लोगों को उपहार व रिश्वत लेने से प्रतिबंध कर दिया। प्रतिबंध क्या कर दिया, कंपनी के राज में रिश्वत बहुत लेते थे, जो कर्मचारी होते थे वे इतने करप्ट थे, क्योंकि वे 10 रुपये में 20 रुपये में, क्योंकि वे इतने भूखे थे बहुत, और उन्हें रिश्वत ली जाती थी क्योंकि कंपनी पर उनका कोई रोक टोक था नहीं, और वे भारतीयों से हर तरह से रिश्वत लेते थे, यहाँ आने की रिश्वत, वहाँ जाने की रिश्वत, कोई भी काम करना उसकी रिश्वत, तो इसलिए प्रतिबंध लगा दिया। ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसमें भारत के रेवेन्यू और नागरिक के सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। पहले क्या था, सब अपनी मर्जी के थे, कोई किसी तरह सरकार को बात करता था, कोई किसी तरह हिलाता था। अब उसमें क्या बना दिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिस तरह आज हमारे यहाँ होम मिनिस्ट्री है, अलग अलग तरह की हैं, वे कंपनी के गवर्निंग बॉडी थी, उसके कंपनी को नियंत्रण किया जाता था। उसमें क्या था, कंपनी का रेवेन्यू और नागरिक की और सैन्य आर्मी के जो भी मामले होंगे वे ब्रिटिश सरकार को कंपनी को देने होंगे। ये थे 4 पॉइंट। कौन कौन से, पहला पॉइंट था बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर ऑफ जनरल का पद दे दिया गया। पहले कौन थे, लॉर्ड वेरिन हेस्टिंग। तीसरा,
मद्रास, मुंबई और बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए। और तीसरा पॉइंट क्या था? कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश एक और अन्य 3 न्यायाधीश अलग थे। और फोर्थ पॉइंट क्या था? रिश्वत लेने को मना कर दिया गया। अब 5वां पॉइंट क्या था? कोड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग रखी गई, जिसमें कंपनी को जवाब देना पड़ता था, उसके रेवेन्यू की, नागरिक की और आर्मी की कोई भी जानकारी उन्हें देनी पड़ती थी। ये तो हो गया पहला रेगुलेटिंग एक्ट। फिर दूसरा है 1774 का पीट्स इंडिया एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1774 को कमियों को दूर करने के लिए पीट्स इंडिया एक्ट अधिनियम ये 1781 में प्रेरित किया गया, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। यूपीएससी में पूछ लिया जाता है एक बार। 2007 में यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, पीट्स इंडिया एक्ट को दूसरा नाम क्या है? तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका दूसरा नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके बाद ये पीट्स अधिनियम, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया। इसकी विशेषताएं क्या क्या थी? इसने कंपनियों ने वाणिज्य कर अपने हाथों में अलग अलग कर दिया। कंपनी ने राजनीतिक और वाणिज्य कार्यों को पृथक कर दिया। कंपनी ने मतलब पॉलिटिक्स और कॉमर्शियल वर्कों को अलग अलग कर दिया। दोनों। राजनीतिक क्या थी? पहले राजनीति जो होती थी काम में, कहना भाई यो इस काम ये करेगा, इस काम को ये करेगा, इस काम को ये करेगा। और अब दोनों काम को अलग अलग कर दिया और इसके अंदर एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की गठन किया गया, जिससे वे हर चीज़ की जानकारी कंपनी को देंगे। और तीसरा पॉइंट क्या था? नियंत्रण बोर्ड को शक्ति प्राप्त थी कि वे नियंत्रित सभी नागरिकों और आर्मी की और रेवेन्यू की नियंत्रण करे। इस प्रकार ये अधिनियम 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र वो पहली बार ब्रिटिश अत्यधिक क्षेत्र हो गए। ब्रिटिश सरकार ने भारत की कंपनी कार्यों और उसके प्रशासन के नियंत्रण प्रदान किया। इसमें कोई इतनी खास नहीं था। पीट्स इंडिया एक्ट का नाम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। दूसरा, राजनीतिक और वाणिज्य कर को अलग अलग कर दिया। दूसरा क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को मैनेज करने के लिए गठन बना दिया। तीसरा, कोई भी जानकारी हो किसी भी तरह की, सैन्य हो या राजनीतिक हो, तो उसका जवाब देना जरूरी है, वो भी कंपनी को। फिर तीसरा एक्ट कौन सा है? चार्टर अधिनियम 1833। ब्रिटिश सरकार ने केंद्रीकरण निर्णय अधिनियम के निर्णायक कदम था। इस अधिनियम में विशेषताएं निम्नानुसार हैं। निम्नानुसार क्या है? इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखिए पहले क्या था? पहले बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर। फिर दूसरा क्या हुआ? उसके आगे जनरल लगा दिया गया। तीसरा, अब गवर्नर जनरल और भारत कर दिया गया। गवर्नर जनरल और भारत कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इससे भारत की सभी नागरिक और सैन्य शक्ति उसके अधीन हो गई। सबसे पहले भारत गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम वेंकटिक। इसके अंदर कानून बनाए जाते थे, वे पहले एक्ट कहा जाते थे, एक्ट। और इसके भारत के गवर्नर जनरल ने उन्हें अधिनियम घोषित कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक व्यापारिक निकाय के रूप में जाने मानी समाप्त कर दी। अब ये विशुद्ध रूप से प्रशासनिक कार्य निकाय बन गई। निकाय क्या? एक बॉडी। अब ये व्यापारिक रूप से तो काम करना बंद कर दिया इन्होंने। व्यापारिक रूप से कहने लगे भाई हम काम तो करने आए नहीं, अब तो हम यहाँ राज करने आए। विशुद्ध रूप से प्रशासनिक कार्य करने लगी। जो भी प्रशासनिक कार्य करता था वे प्रशासनिक कार्य करने लगी। इसके तहत कंपनी ने अधिकार वाले क्षेत्र राजशाही और उनके उत्तरदारी के विश्वास के तहत वो कब्जे में रह गए। राजशाही मतलब क्या होते हैं? जिन पर राज करते थे कोई, उनसे राज छीन लिया गया और उन्हें अपने अंतर्गत ले लिया गया।
चौथा पॉइंट क्या है, चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवाओं के लिए खुली भर्ती शुरू कर दी। खुली भर्ती क्या थी, पहले ब्रिटिश ग्रेजुएशन की और सिविल सेवक बन गए, सिविल सर्वेंट बन गए, वो भारतीयों के लिए अप्लाई नहीं होता था। अब क्या करा, उन्होंने खुली प्रतियोगिता शुरू कर दी। खुली प्रतियोगिता क्या है, भारतीय भी हिस्सा लें और वे भी हिस्सा लें। जो भी कैंडिडेट पास होगा वही सिविल सेवक बनेगा। इसमें बहुत सारे रोजगार हेतु कार्यालय, बहुत सारे रोजगार अवसर पैदा हुए। रोजगार कार्यालय में हुआ, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में विरोध के कारण पर जो अंग्रेज थे उन्होंने इसका विरोध किया और इसे समाप्त कर दिया, इस प्रावधान को समाप्त कर दिया। 1853 का चार्टर अधिनियम 1993 से लेकर 1853 तक के ब्रिटिश सांसद द्वारा प्रेरित किया गया चार्टर अधिनियम की श्रृंखला का अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम महत्वपूर्ण अधिनियम है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्न पहली बार हैं। अधिनियम की पहली विशेषताएं क्या थी, गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। जो उनके प्रशासनिक कार्य हैं, किस प्रशासन पे कौन सा कार्य करेगा, और विधायकीय मतलब माल का आना जाना, दोनों कार्य अलग अलग कर दिए गए। परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए। विधान परिषद को दूसरे शब्दों में इन्हें गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिससे भारतीय केंद्रीय मतलब सेंट्रल विधान परिषद कहा गया। छोटी सांसदीय कार्य किया, इसमें वही प्रक्रिया अपनाई जो ब्रिटिश सांसद ने अपनाई थी। इस प्रकार विधायिका में पहली बार सरकार के विशेष कार्यों के रूप से जाना जा गया, जिसके लिए विशेष रूप से मशीनरी प्रक्रिया की जरूरत थी। सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू कर दी, जिसमें सभी भारतीयों के लिए खोल दी गई। मैंने क्या बताया, भर्ती तो पहले भी खोल दी गई थी, पर उसमें क्या था, वे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने उसका विरोध किया और वो समाप्त हो गई। फिर ये कंप्लीट कब हुई, 1854 में। इसमें सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुली भर्ती की दे दी गई। तीसरा पॉइंट क्या है, कंपनी के शासन ने विस्तृत कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। लेकिन पूर्व में अधिनियम के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया। इससे स्पष्ट था कि सांसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। सांसद क्या होता है, जो हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वे किसी भी समय कोई भी डिसीजन ले सकती है, तो वे कंपनी के शासन को किसी भी समय समाप्त कर सकती थी। चौथा पॉइंट क्या है, प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधि प्रारंभ किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय सरकारों द्वारा किया गया। जो मैंने आपसे सवाल पूछे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेशन फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आपका दिन अच्छा जाए। जय हिंद।